अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 76 थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है थायराइड जो होता है एक हमारे पास ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हमारे बिल्कुल नेक के फ्रंट पर होता है और इसके ऊपर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, वो जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसके दो मोस्टली हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट होता है। थायरोक्सिन होता है और ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है। एक कैल्सिटोनिन भी होता है, लेकिन जो मेजरली फंक्शन जो होता है वो थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन करते हैं, जो कि T4 एंड T3 कहलाते हैं रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये मोस्टली सिंपली करते क्या है हार्मोन, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करते हैं। सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब सिंथेसिस होती है इन हार्मोन्स की तो 93% थायरोक्सिन बनता है और सिर्फ 7% ट्राईआयोडोथायरोनिन बनता है। सही है, मतलब T4 जो होता है 93% बनता है और जो T3 होता है वो सिर्फ 7% बनता है। लेकिन फिर बाद में वो फ़ौरन से जो T4 होता है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो T3 होता है वो मतलब कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे ज़्यादा उसकी ज़्यादा एफिनिटी बाइंडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी T4 से ज़्यादा, इसलिए सारा T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़ें थायराइड ग्लैंड की, तो क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है कंपोज होता है क्लोज्ड फॉलिकल्स से, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहे हैं कि फॉलिकल्स हैं। सही है। इसमें ये होता है, ये थायराइड ग्लैंड में होता है, ये बहुत सारे जैसे फॉलिकल्स आपको दिख रहे हैं। सही है। अब इन फॉलिकल्स में क्या होता है, इन फॉलिकल्स में होता है कॉलॉइड, जैसे कि ये दिख रहा है कॉलॉइड। अच्छा, जैसे इस डायग्राम से अगर हम समझें तो ये फॉलिकल्स हैं। अब फॉलिकल्स पे ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जो कि इन सेल्स में सिक्रीट करते हैं। और ये कॉलॉइड भी एक सिक्रीटरी सब्सटेंस है। जो कॉलॉइड का सबसे मेजर पार्ट जो होता है थायरोग्लोबुलिन होता है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है, जो हार्मोन्स अपने अंदर स्टोर करता है। सही है। अच्छा, अब हम इसमें देखें कि हमें टू फॉर्म नॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ थायरोक्सिन अबाउट 50 milligrams ऑफ इंजेस्टेड आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड्स आर रिक्वायर्ड ईच ईयर और अबाउट 1 milligram पर वीक। इतनी सी हमें सिर्फ आयोडीन चाहिए होती है जब हमारा थायराइड ग्लैंड हम आयोडीन बना रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि हम ऑब्वियसली आयोडीन ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं GIT से अपने, तो उसका सिर्फ 1/5 पार्ट जो होता है वो सिर्फ एब्जॉर्ब्ड होता है हमारी बॉडी में, जो कि 1 milligram पर वीक होता है। सही है। ये थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है हमारी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे आयोडीन जो होता है वो सेल्स के अंदर, थायराइड के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जाता है और थायराइड हार्मोन्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम इस डायग्राम समझें तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास एक पंप होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। अब ये क्या करता है, ये एक पोटेशियम अंदर डाल देता है और एक सोडियम बाहर भेज देता है। सही है। अब इससे क्या होता है कि अंदर सोडियम कम हो जाता है। सही है। इसके नतीजे में इसके जो सोडियम कैल्शियम कंसंट्रेशन होती है अंदर, तो एक ये ग्रेडियंट बन जाता है, अंदर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो सोडियम और आयोडीन पंप है ये एक को ट्रांसपोर्टर होता है। मतलब ये सोडियम भी और आयोडीन भी एक साथ ही अंदर भेजते हैं। क्यों, कैसे? वो ऐसे कि जो सोडियम जैसे सोडियम बाहर चला गया था, इस वजह से सोडियम अंदर कम हो गया था, इस वजह से फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है और सोडियम और आयोडीन, इस सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर पंप का नाम है, इसके ज़रिए दोनों एक साथ अंदर सेल के चले जाते हैं। इस तरह आयोडीन जो होता है अंदर चला जाता है और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, अभी इसमें हम पूरे प्रोसेस करते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। सही है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, अब यहाँ ये
अच्छा, ये थी पहले बाहर की जो थी, सेल के बाहर का, सही है। और ये सेल है थायराइड का, जो सेल्स होते हैं ये साइड है। और ये जो होता है अंदर के जो पूरा ल्यूमेन कह लें, या जो है मतलब सेल उसके अंदर का है। अच्छा, ये जो एरिया है ये फॉलिकल का है, जो हम पीछे बताया था, और ये सेल है, सही है। अब क्या होता है, जब आयोडीन अंदर आ चुका है, ये आयोडीन आ गया, सही है। अब आयोडीन क्या होगा, ये बाहर जाएगा, ये ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं पेंटेन, इसके ज़रिए आयोडीन बाहर जाएगा और जो क्लोरीन है वो अंदर आ जाएगा, सही है। इस तरह जो थायराइड के सेल्स होते हैं वो एक और चीज़ ही भेजते हैं जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। अब थायरोग्लोबुलिन बाहर चला जाएगा, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन में ऑब्वियसली आयोडीन के साथ मिलकर, आयोडाइड के साथ मिलकर कपलिंग करनी है, आयोडीनेशन करनी है, तो आगे अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन होता जैसे ये है कि आयोडीन बाहर से अंदर आया और अंदर से ये पेंटेन के ज़रिए बाहर चला गया, और थायरोग्लोबुलिन भी बाहर आ गया। कहाँ, फॉलिकुल में थायरोग्लोबुलिन के, थायराइड के, सही है। अब होगा क्या कि जो ये आयोडाइड आइंस थे, अब इनको बनना है, ऑक्सीडाइज होना है इनको, सही है। फिर ही जाकर ये थायरोग्लोबुलिन के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, इनके साथ थायराइड हार्मोन्स बना सकते हैं। अब क्या होगा, जब परऑक्सीडेज हेल्प करेगा आयोडाइड को ऑक्सीडाइज आयोडीन बनने में। अब जब ऑक्सीडाइज आयोडीन हो गई तो फिर वो थायरोग्लोबुलिन का जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, सही है, टायरोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके साथ जाके कपलिंग करेगा, आयोडीनेशन करेगा और जाके बना लेगा थायराइड हार्मोन। सिंपली थायराइड हार्मोन बन जाएंगे इस तरह हमारे पास, एंड जो होता है T4 और T3, सही है। अच्छा, और इस प्रोसेस को जो हम जो ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन होती है, जब वो थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलती है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अच्छा, तो हम अगर इसको समराइज़ करें तो हुआ क्या है, सबसे पहले जो ये पोटेशियम सोडियम एटीपेस पम्प था, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पम्प था, इसने क्या किया, एक सोडियम बाहर भेजा और एक पोटेशियम अंदर भेजा। अब क्या हुआ कि सोडियम की यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम हो गई, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब उस ग्रेडियंट की बेसिस पर क्या होगा कि जो ये सोडियम आयोडाइड सपोर्टर है, ये सोडियम को और आयोडीन को एक साथ अंदर भेज देगा, सही है, एक साथ दोनों को अंदर भेज देगा। अब क्या होगा, और इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा, और इस हम पूरे प्रोसेस कहते हैं आयोडीन ट्रैपिंग कहते हैं, सही है। अब क्या हो गया, जब आयोडीन अंदर आ गया तो वो पेंडेन एक मॉलिक्यूल जो होता है, जो एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसको इसके ज़रिए आयोडाइड बाहर चला जाएगा सेल्स से बाहर फॉलिकल्स में, और एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा इस ट्रांसपोर्टर की मदद से, सही है। अब क्या होगा, जो आयोडाइड आयन है इसको हम ऑक्सीडाइज होना है, ताकि फिर ही वो थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलकर हार्मोन बना सकेगा। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइज होगा, कैसे, परऑक्सीडेज इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। अब जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये थायरोग्लोबुलिन में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, टायरोसिन, उनके साथ मिलकर ये थायराइड हार्मोन्स बना लेगा, T4 एंड T3। सिंपली ये हमारा बहुत सिंपल सा एक मैकेनिज्म है थायराइड हार्मोन्स बनाने का। अब हम ये देखते हैं कि जो टायरोसिन और आयोडीन मिल रहे हैं तो कैसे बनाते हैं, कैसे वो बनाते हैं T4 एंड T3, सही है। अब हुआ क्या, यहाँ एक आयोडाइड मिला और ये क्या है, ये है टायरोसिन, जो कि होता है किसमें, थायरोग्लोबुलिन में, सही है। अब ये दोनों मिले, परऑक्सीडेज एंजाइम भी लगा तो बना मोनोआयोडोटायरोसिन। अब मोनोआयोडोटायरोसिन प्लस डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर क्या बनेंगे, ट्राईआयोडोटायरोसिन, सही है। फिर ट्राईआयोडोटायरोसिन कन्वर्ट होगा, फिर नहीं, मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर बनेंगे ट्राईआयोडोटायरोसिन, ठीक है। और फिर से डाईआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन दोनों मिलकर उसके मॉलिक्यूल बना देंगे थायरोक्सिन। इस तरह
जब थायरोक्सिन अब काम आने वाला होगा तो हम थायरोक्सिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्राईहाइड्रोथायरोनिन में। सिंपल सा ये मैकेनिज्म है हमारा थायराइड हार्मोन्स का। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ थायरोग्लोबुलिन। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स हैज़ डन इट्स कोर्स, each thyroglobulin molecule contains up to 30 thyroxine molecules and a few triiodothyronine molecules। वही बात के बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन होते हैं, T4 ज़्यादा होते हैं और T3 कम हो जाते हैं। In this form, the thyroid hormones are stored in the follicles in an amount sufficient to supply the body with its normal requirements of thyroid synthesis for 2-3 months। मतलब इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि 2 से 3 महीने तक आराम से सप्लाई हो सकती है थायराइड हार्मोन्स की। अब जब हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, हमारी बॉडी को ज़रूरत हो रही है थायराइड हार्मोन्स की, तो कैसे हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन्स मतलब रिलीज़ करेगी बॉडी उसमें से, फॉलिकल्स में से, थायरोग्लोबुलिन से कैसे, अब वो हमें बताया गया है। सबसे पहले क्या होगा, थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन मस्ट बी फर्स्ट बी क्लीव फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एंड देन दीज 3 हार्मोन्स आर रिलीज। सबसे पहले तो ऑब्वियसली थायरोग्लोबुलिन से अलग होंगे, ये क्लीव्ड होंगे और फिर ही जाके रिलीज़ हो सकते हैं। और वो कैसे होंगे, जो इस डायग्राम समझते हैं। जो हार्मोन्स हैं वो पहले क्लीव हो गए, उससे थायरोग्लोबुलिन से अलग हो गए, फिर क्या होगा, ये चले जाएंगे फॉलिकल से, जो सेल्स की जो लेयर्स थी, ये पिनोसाइटोसिस होगा। पिनोसाइटोसिस आपको पता है कि सेल के अंदर जाके एक वेसिकल सी बना लेते हैं। फिर वो क्या होगा, ये यहाँ दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन क्या होगा कि वो लाइसोसोम से जाके ये अटैच होगा, लाइसोसोम होगा और ये थायरोक्सिन होगा, ये दोनों होंगे इस तरह। और बहुत से प्रोटीजेस रिलीज़ होंगे, बहुत से रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से T3 एंड T4 अलग हो जाएंगे इस कोलॉइड ड्रॉपलेट से, और फिर जाके हमारी बॉडी में सिक्रीट हो जाएंगे ये हार्मोन्स। सिंपली लाइसोसोम से जाके कनेक्ट होंगे और जाके हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाएंगे। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कि थायराइड हार्मोन जब ब्लड में ट्रैवल करते हैं कैसे ट्रैवल करते हैं, मतलब किस चीज़ से कंबाइन होते हैं। वो कंबाइंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, जो कि होते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन। इस जरिए ये ब्लड में आराम से ट्रैवल करके जा सकते हैं अपनी अपनी टारगेट ऑर्गन पर। अच्छा, ये बताया गया कि इसमें बहुत स्लोली होते हैं। अच्छा, इसमें बताया गया है कि थायराइड हार्मोन्स हैव स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब वो रिलीज बहुत हल्के से होते हैं, मतलब अपनी मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी होती है वो 10 to 12 डेज में रीच करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं ये अपना वो 6 वीक्स से लेकर 2 मंथ्स तक ये अपना रिस्पेक्टिव काम कर सकते हैं। मतलब स्लो ऑनसेट ऑफ रिलीज है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका। अच्छा, अब हम इसके रेगुलेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बाकी हार्मोन्स की तरह ही भी ये थायराइड हार्मोन भी हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। फीडबैक मैकेनिज्म इसके ज़रिए होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे TSH इसकी इंक्रीज़ कर देता है, थायराइड की सिक्रीशन इंक्रीज़ कैसे करता है। अब TSH करता क्या है, सबसे पहले तो प्रोटीलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन कर देता है, इंक्रीज प्रोटीलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। सही है, मतलब जो हार्मोन्स पहले से बन चुके हैं थायराइड ग्लैंड में और थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच्ड हैं, उनको थायरोग्लोबुलिन से क्लीव करके हटा के अलग अलग करके वो जल्दी से रिलीज सिक्रीट कर देता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द आयोडाइड पम्प, जो हमने पीछे पढ़ा था, ये आयोडाइड पम्प जो था इसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर देता है TSH। फिर थर्ड क्या है, इंक्रीज आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, इंक्रीज आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, ये भी इस प्रोसेस को भी इंक्रीज़ कर देता है। और फोर्थ है इंक्रीज साइज एंड इंक्रीज सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड सेल्स, मतलब जो थायराइड के सेल्स होते हैं उनमें उनकी भी साइज इंक्रीज़ करेगा, तो ऑब्वियसली उनके काम भी बढ़ते जाएंगे जल्दी। और नंबर 5 है इंक्रीज नंबर ऑफ थायराइड सेल्स प्लस अ चेंज ऑफ फ्रॉम क्यूबाइडल टू कॉलमनर सेल्स एंड मच इनफोल्डिंग ऑफ द थायराइड एपिथेलियम इनटू द फॉलिकल्स। साइज तो कर रही था, अब इन नंबर भी थायराइड सेल के इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से TSH बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ कर देगा थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन। अच्छा, इसमें भी सेकंड मैसेंजर सिस्टम के ज़रिए काम होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। मोस्ट ऑफ दिस इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एडेनोमॉस्फेट सिस्टम ऑफ द सेल, CAMP, जैसे हमने बहुत से पहले उसमें पढ़ा है पिछले हार्मोन्स में, उसी तरह इसमें भी सेकंड मैसेंजर सिस्टम काम आता है। फर्स्ट इवेंट क्या होता है इन दिस एक्टिवेशन इज बाइंडिंग ऑफ TSH विद सबसे पहले तो TSH होता है, TSH रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है। फिर क्या होता है, एक्टिवेट होता है एडिनाइल साइक्लेज मेम्ब्रेन में। फिर वो क्या करता है, विच इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ CAMP इनसाइड द सेल। वो CAMP को इंक्रीज फॉर्मेशन करवाता है। फिर जो वो क्या करता है, CAMP जब इंक्रीज होगा तो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करके मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन करेगा, जिसकी वजह से इमीडिएट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड प्रोलॉन्ग ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड टिश्यू इटसेल्फ। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले TSH रिसेप्टर से TSH जाकर अटैच हुआ, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, CAMP इंक्रीज हुआ, CAMP ने सेकंड मैसेंजर प्रोटीन काइनेज को इंक्रीज़ किया, एक्टिवेट किया, उसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन हुई, फॉस्फोराइलेशन ने इसकी सिक्रीशन और ज़्यादा ग्रोथ थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, सिंपल। अच्छा, अब बताया गया है एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ TSH इज रेगुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम पिट्यूटरी वाले उसमें चैप्टर में, कि जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनमें थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं उनमें होते हैं, और जब वो स्टिमुलेट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं फिर रिलीज होते हैं, जो अपने टारगेट ऑर्गन पर जाते हैं। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इसमें बताया गया है कोल्ड का और इमोशनल रिएक्शन का बहुत असर होता है थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन पर। ये फ़ौरन से इसकी थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन इंक्रीज़ कर देता है, और इस तरह ये और मज़ीद इसमें हेल्प करता है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई होता है कोल्ड और इमोशनल रिएक्शन। अच्छा, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड पार्ट में फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।